नई नवेली दुल्हन जब घर के अंदर अकेली थी, यानी कि घर पर और कोई नहीं था, तभी एक साधु आता है जो कि अक्सर उस गांव में आता रहता है। वह उस घर पर जाकर सीधा उस घर के अंदर घुस जाता है, क्योंकि एक दिन पहले उसे पता चल गया था कि उसका जो पूरा परिवार है वो कहीं बाहर जाने वाला है और घर पर ये अकेली दुल्हन रहेगी। इसी वजह से वह उस घर के अंदर घुस जाता है। लेकिन जब वहां से थोड़ी देर बाद बाहर निकलता है तो उसके कुछ ही दिनों बाद यहाँ पर जो इस नई नवेली दुल्हन का पति होता है, ये अपनी पत्नी को बिठाकर उसे ले जाकर सीधा उस मंदिर पर छोड़ देता है जिस मंदिर पर वो साधु रहा करता है, और वहाँ पर उस साधु को पिटाई भी लगा देता है। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि वह जो उस लड़की का पति होता है दुल्हन का, वह उस साधु से माफ़ी भी मांगने लगता है। क्या हुआ था ये सब कुछ और कैसे कैसे हुआ था, पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू और आप लोग देख रहे हो ब्रेन डिमांड चैनल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। उत्तर प्रदेश के बनारस जिले के अंदर से एक कहानी स्टार्ट होती है, जहां पर एक लड़का जिसका नाम सचिन होता है, वह एक सोनम नाम की लड़की से बेइंतहा प्यार किया करता था। लेकिन चूंकि यहाँ पर सचिन और सोनम की जो जाति थी वो अलग अलग थी, तो इसी वजह से जब इस प्यार के बारे में सोनम के घर वालों को पता चलता है तो यहाँ पर जो सोनम के घर वाले होते हैं वो सोनम का मोबाइल फ़ोन तो छीन ही लेते हैं, लेकिन उसे घर से बाहर निकलना भी बिल्कुल से बंद कर देते हैं। अब इधर ये बात सचिन को पता चलती है। अब सचिन जो कि सच्चा प्यार उससे किया करता था, तो इसी वजह से पूरी तरह से पागल सा हो जाता है और तरह तरह की हरकतें करने लगता है। यानी कि सोनम के घर के बाहर जाकर जोर जोर से सोनम सोनम कहकर आवाज़ लगाने लगता है, और उसके बाद उसके घर वाले उसे जब धमका कर वहाँ से भेजते हैं तो उसके बाद भी कहता है कि सोनम सिर्फ मेरी है और वो किसी और की नहीं हो सकती। अब इन बातों से उस गाँव के अंदर, यानी कि उस जगह के अंदर चारों तरफ लोगों को पता चल गया था कि यहाँ पर जो ये लड़की है यह इस लड़के से प्यार किया करती है, और इसी वजह से चारों तरफ इन लोगों की बदनामी हो जाती है, यानी कि सोनम और सोनम के घर वालों की। अब जब उनकी बदनामी हो गई थी तो उसके बाद जो घर वाले हैं वो अपनी बेटी की शादी की चिंता करते हैं कि अगर इस तरह से बदनामी रही तो कोई भी इससे शादी नहीं करेगा, और इसीलिए वो एक ऐसा फैसला लेते हैं जिस फैसले को लेकर वह अपने घर के बड़े बेटे से, यानी कि सोनम का जो सबसे बड़ा भाई होता है, उससे कहते हैं कि तू ऐसा कर, इसे फिलहाल यहाँ से लेकर फलानी जगह पर चला जा और इस पर निगरानी रखना कि ये किसी से फ़ोन वगैरह पर बात ना करे, इसे फ़ोन बिल्कुल भी मत देना। सोनम को उन्होंने वहाँ से किसी दूसरी जगह भेज दिया था, और वहाँ पर जाने के बाद सोनम पूरी तरह से अकेली रह जाती है। इधर यहाँ पर जो सोनम के घर वाले होते हैं वह जो सचिन होता है उसकी फिराक में डोलने लगते हैं कि किसी भी दिन वो मिल जाए तो उसे सबक सिखाएं ताकि वो ये सब कुछ करना बंद कर दे जो कुछ भी वो कर रहा है। वो लोग उसके जो मुखबरी है वो लगा रहे थे कि भाई कहाँ जाता है क्या करता है, ताकि उसे सबक सिखा सके, यानी कि उस पर पिटाई लगा सके। लेकिन तभी जो सोनम होती है, जहाँ पर उसका भाई उसे ले गया था, उसकी एक सहेली बन जाती है वहाँ पर जो उससे बातचीत कर लिया करती है, और तभी एक दिन छत पर कपड़े सुखाते वक्त वह उसे अपनी प्रेम कहानी के बारे में बता देती है। अब जैसे उसे प्रेम कहानी के बारे में पता चलता है तो वो कहने लगती है कि वो तो बहुत गलत हो गया, कम से कम उससे ये तो कह दे कि वो ऐसा ना करे, वरना तुम्हारे घर वाले जिस तरह से तुम बता रही हो तो उसे किसी दिन इस दुनिया से विदा कर सकते हैं। तो इस बात को सुनकर वो कहने लगती है कि कह तो दूँ, लेकिन कैसे कहूँ, मेरे पास कोई साधन तो है ही नहीं। तो उसके बाद वो कहने लगती है कि मेरा फ़ोन यूज कर ले। लेकिन तभी यहाँ पर जो लड़की होती है सोनम, वह सोचती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा फ़ोन यूज़ किया और कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो तुम खामखाई पर फंस जाओगे, रहने दो इन बातों को। लेकिन तभी यहाँ पर जो पड़ोस की वो लड़की होती है जो कि उसकी दोस्त बनी थी, वो कहने लगती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा क्यों नहीं करती, एक खत लिख दो और खत लिख कर उसे बता दो कि मैं अब तुम्हारी नहीं हो सकती और मैं ज़िंदगी में अब तुम्हें भूल चुकी हूँ। अब इस बात को सुनकर जो सोनम है वो खत लिखने के लिए तैयार हो जाती है, और एक खत लिखकर उसी महिला को पकड़ा देती है, लड़की को, और कहती है कि इसे उस तक पहुंचा देना। इसके बाद वो लड़की जैसे तैसे करके उस खत को उस तक पहुंचाती है, और जैसे ही सचिन इस खत को पढ़ता है तो एकदम से और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उस खत में लड़की ने लिख रखा था कि मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं और मेरी शादी बिल्कुल अचानक से कर दी जाएगी कुछ ही दिनों में, तो उसके बाद हम दोनों का मिलना तो पॉसिबल ही नहीं है। मैं तुमसे प्यार किया करती हूँ, तुम मुझसे प्यार किया करते हो, और मैंने तो अपने दिल को समझा लिया है कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हें याद करके अपने जीवन को जीती रहूँगी, तुम्हारी सोनम। अब ये सारी बातें जो लेटर में लिखी हुई थी, इनको सुनकर वह और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है, और एक बार फिर से सोनम के घर पर जाकर जोर जोर से उन्हें चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है कि सोनम सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं हो सकती। मैं भी तो देखता हूँ कि तुम किसी से शादी कैसे कर सकते हो उसकी।
अब ये बात देखने के बाद जो सोनम के घर वाले होते हैं उन्हें बहुत जोर से गुस्सा आता है और उसी समय वह बाहर निकलकर उसे बुरी तरह से पीट देते हैं और कहते हैं कि आगे अगर और भी ऐसा कुछ किया तो उसके बाद हम लोग जिम्मेवार नहीं है। यहाँ पर उनके परिवार का एक व्यक्ति जाकर उसके पिता को, यानी कि जो सचिन का पिता होता है, उसे भी बता देता है कि देखो तुम्हारा बेटा अब हद से आगे बढ़ चुका है और अब हम लोग इस बात को सहन नहीं कर सकते। ये पहले तो वार्निंग है और इसके बाद हम कोई वार्निंग नहीं देंगे, हम इसे सीधा इस दुनिया से विदा ही कर देंगे। अब इस बात को सुनते ही जो सचिन का पिता है वो एकदम से डर जाता है, क्योंकि उसके दो ही बेटे हैं। एक तो बड़ा वाला बेटा है जिसकी शादी हो चुकी है और ये छोटा वाला बेटा है जिसको पढ़ा रहे थे, लेकिन पढ़ाई के दौरान ही इसे इस लड़की से प्यार हो जाता है। उसके बाद वह अपने बेटे को समझाते हैं, कहते हैं कि बेटा हमारी तरफ देख ले, किसी की तरफ मत देखे, ऐसा मत कर, अगर तू ऐसा करेगा तो तू कहीं रहेगा ही नहीं, और अगर तू नहीं रहा तो फिर क्या फायदा। इस बात को जब पिता रोते हुए कहता है तो बेटा जो होता है वह भी समझ जाता है, कहता है कि ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है तो कोई बात नहीं, मैं ऐसा वैसा कुछ नहीं करूंगा। लेकिन फिलहाल भी जो घर वाले हैं उन्हें डर रहता है, तो वो कहने लगते हैं कि बेटा तू ऐसा कर, तू बता रहा था ना कि तेरा एक दोस्त दिल्ली में काम किया करता है, तो तू उसके पास चला जा और वहीं पर अपने लिए कोई नौकरी ढूंढ ले, क्योंकि यहाँ पर रहेगा तो ये लोग तुम्हारे साथ कुछ भी करवा सकते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर जो सचिन होता है वह अपने घर वालों की बात मानता है और वहाँ से अपने दोस्त के पास जाकर दिल्ली में नौकरी करने लगता है। लेकिन जब वह वहाँ पर नौकरी करता है तो उसी दौरान नौकरी में उसका बिल्कुल भी मन नहीं लगता है और तभी अचानक से एकदम से उसकी नज़र एक साधु महात्मा पर जाती है और उसे देखकर वो सोचने लगता है कि अब क्या फ़ायदा, जब मेरा कहीं भी मन नहीं लगता, ना परिवार में मन है, केवल उस लड़की का ध्यान इधर रहता है, तो क्यों ना मैं साधु बन जाऊँ, इस संसार को छोड़कर वैराग्य की राह पर चलूँ। ऐसा सोचकर वह साधु बनने का फैसला करता है और उसके बाद दिल्ली में इधर उधर मठ और आश्रम ढूंढने लगता है, जहां पर वह किसी साधु महात्मा का चेला बनकर साधु पने की दीक्षा ले सके। ऐसा सोचकर जो सचिन होता है वह एक मठ को ढूंढ लेता है और वहां पर जाकर जो वहां के बड़े साधु होते हैं उन्हें अपनी पूरी जीवन की व्यथा बता देता है। कहता है कि बाबा अब मैं इस संसार से थक चुका हूँ, हार चुका हूँ और बिल्कुल भी मैं अब इस तरह से अपने जीवन को नहीं जी सकता, आप मुझे अपना चेला बना लीजिए। लेकिन जो साधु महात्मा थे वो काफ़ी ज़्यादा सुलझे हुए थे। वो कहने लगते कि बेटा जो वैराग्य अभी तुम्हारे मन में आया है ये क्षणिक भी हो सकता है, तो इसीलिए अभी तो मैं तुम्हें चेला नहीं बना सकता, हाँ तुम चाहो तो ठाकुर जी की सेवा कर सकते हो। इस बात को सुनने के बाद यहाँ पर जो लड़का सचिन होता है वो कहता है कि ठीक है बाबा, अगर ऐसी बात है तो जब आपको लगे कि मुझे आपका चेला बनना चाहिए तब बना देना, अभी मैं आपके यहाँ पर रहकर ही आप लोगों की सेवा करना चाहता हूँ और अपने जीवन को इस तरह से जीना चाहता हूँ। जो सचिन के माता पिता होते हैं उन्हें भी पता चलता है कि बेटे ने वैराग्य ले लिया है, लेने के लिए सोच रहा है, तो उसके बाद वो लोग भी इस बात को सोचकर शांत हो जाते हैं कि कोई बात नहीं, कम से कम जिंदा तो रहेगा। वो लोग उससे कुछ भी नहीं कहते और कहते कि ठीक है जैसा जी रहा है जीने देते हैं। यहाँ पर जो सचिन है वो इस मंदिर में रहा करता, यहाँ पर अच्छे से साधु महात्मा की देखभाल किया करता और धीरे धीरे लगभग 6 महीने बीत जाते हैं। 6 महीने बाद उसका वो दोस्त, जिस दोस्त के पास वो यहाँ पर नौकरी करने के लिए आया था, वह उसके पास जाता और उसे बताता है कि यार तेरी जो प्रेमिका थी उसका पता चल गया है। उसके बाद वो पूछता है कि कहाँ है, तो वो कहने लगता है कि राजस्थान के एक गाँव में उसकी शादी हुई है और फलाना गाँव है। अब इस बात को सुनकर सचिन का जो सोया हुआ प्यार था वह जग आता है, क्योंकि अब तक भी वो सोनम को बार बार याद किया करता था। इसके बाद वह मन ही मन कयास लगाने लगता है कि अब कैसे भी करके एक झलक मुझे सोनम की मिल जाए, और इसी वजह से वह एक दिन शाम के समय अपना सारा छोटा मोटा सामान जो कुछ भी उसका साधु पने का था उसे लेकर वहां से निकल जाता है और राजस्थान के लिए रवाना होने लगता है। अब रास्ते में वो सोचता है कि कैसे करूंगा, क्या करूंगा, कहाँ पे रहूंगा और किस तरह से उससे मुलाकात होगी। ऐसा सोचकर वह जब जा रहा था तो तभी उसके दिमाग में एक बात आती है कि वहां पर भी कोई ना कोई मंदिर होगा, तो उस मंदिर में क्यों ना मैं साधु बन जाऊं और साधु बनकर वहां पर उस अपनी प्रेमिका से मुलाकात कर लो। ऐसा सोचकर वह ये बात तय कर लेता है और जब पता करता है किसी से तो उसे पता चलता है कि जिस गांव में उसकी प्रेमिका की शादी हुई है उस गांव के पास में एक मंदिर है, जो कि 3-4 गांव का एक ही मंदिर है और काफी बड़ा मंदिर तो है, लेकिन ज्यादातर सुनसान और खाली रहा करता है, क्योंकि लोग वहां पर पूजा करने के लिए आया करते हैं, बाकी समय में वो ऐसे ही रहा करता है। तो इसी वजह से वो सोच लेता है और सोचकर उसी मंदिर पर पहुंच जाता है। वहां पर एक बुजुर्ग साधु होते हैं और बुजुर्ग साधु को जाकर कहने लगता है कि बाबा मुझे यहीं पर रख लो अपने पास, मैं यहीं पर रहना चाहता हूं। जो साधु महात्मा होते हैं पूछते हैं कि बेटा तू कौन है, कहां से आया है, और तेरे कपड़ों को देखकर लगता है कि तू साधु बन चुका है। तभी यहां पर वो बताता है कि मैं दिल्ली में रहा करता था,
फलाने मठ पर, और वहाँ पर मेरा मन नहीं लगा क्योंकि वो शहर है, तो इसीलिए गांव के किसी मठ पर आकर रहने की इच्छा थी। अब जो साधु महात्मा होते हैं वो बुजुर्ग हो चले थे, भिक्षा मांगना उनके भी बस की बात नहीं था क्योंकि ये मंदिर गांव से काफ़ी दूर था और वहाँ तक जाने के लिए काफ़ी ताकत चाहिए होती है। तो इसी वजह से वो भी उसे रख लेते हैं और उसके बाद अगले ही दिन से जो लड़का सचिन होता है वह साधु महात्मा के लिए भिक्षा मांगने के लिए जाने लगता है। रोज वह अलग अलग गाँव में जाया करता, लेकिन ज़्यादा फोकस उसी गाँव पर रखा करता जिस गाँव के अंदर उसकी प्रेमिका रहा करती है। धीरे धीरे समय बीता और समय के साथ साथ उसे वो घर भी मिल जाता जिस घर के अंदर उसकी प्रेमिका रहती है, क्योंकि लोगों से बातचीत किया करता और बातचीत के दौरान उसे पता चल जाता है कि फलानी जगह की तो लड़की इनके घर पे ब्याही हुई है, इनके बेटे से उसकी शादी हुई है। तो इसी वजह से अब वह उस घर पर ज़्यादातर भिक्षा मांगने के लिए जाने लगता है और इधर जो सोनम के सास ससुर होते हैं वो भी उसे खुशी खुशी भिक्षा दे दिया करते हैं। लेकिन तभी एक दिन जब वह भिक्षा मांगने के लिए यहाँ पर आता है तो उसी दौरान उसके जो सोनम के सास ससुर थे वो आपस में बातें कर रहे थे कि कल बेटा तो बाहर रहेगा और हम लोग वहाँ पर जाएंगे तो घर पर बहू अकेली रहेगी, कोई दिक्कत तो नहीं है। लेकिन तभी जो सास है वो कहती है कि अरे गाँव है, गाँव में क्या दिक्कत होगी, सभी की बहुएं घर के अंदर अकेली रह जाती हैं लेकिन कोई भी परेशानी नहीं होती। तो उसके बाद यहाँ पर इन बातों को सुनने के बाद जो लड़का होता सचिन, उसके दिमाग में एक बात आती है कि क्यों ना कल इस बात का मैं फ़ायदा उठाऊं और इससे मिलकर आऊं, चाहे जो भी हो जाए। ऐसा ही सोचकर वो फिलहाल तो यहाँ से चला जाता है। लेकिन जैसे ही अगला दिन होता है तो अगले दिन जो सचिन होता है फिर से वहाँ पर भिक्षा मांगने के लिए आता है, लेकिन आज बाहर से आवाज़ नहीं लगाता, इधर उधर देखता है कि कोई देख तो नहीं रहा और सीधा उस घर के अंदर चला जाता है। वहाँ पर जैसे ही घर के अंदर जाता है तो आवाज़ लगाता है भिक्षा लेने के लिए, लेकिन जैसे ही सोनम आती है तो आने के बाद पूछती है कि हाँ बाबा बताओ क्या लोगे। तो उसके बाद जो लड़का सचिन होता है वह उसकी तरफ देखने लगता है। सोनम उसे नहीं पहचान पा रही है क्योंकि अब तक उसकी दाढ़ी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसीलिए सोनम की वो पहचान में नहीं आ रहा है। तो तभी जो सचिन होता है वो कहता है कि खाना खाएंगे, अगर खाना है तो खाना ला दीजिए। अब इस बात को सुनकर जो सोनम होती है वो आवाज़ उसे जानी पहचानी सी तो लगती है, लेकिन फिर भी वह जाने लगती है और जाकर जब मुड़कर देखती है तो यहाँ पर जो साधु था वो उसी की तरफ देख रहा था। उसके बाद वह अंदर से खाना लगा कर लाती है और खाने को उसके सामने रख देती है। लेकिन जैसे इस खाने को रखकर जाने लगती है तो उसके बाद जो सचिन है वो एकदम से कहने लगता है कि सोनम कैसी हो, ठीक तो हो ना। अब इस बात को सुनते ही जो सोनम है वो पीछे मुड़ती है और मुड़ने के बाद जैसे सामने साधु महात्मा को देखती है तो उसके बाद उसे गौर से देखती है और देखने के बाद वो पहचान लेने लगती है। कहती है कि सचिन क्या तुम हो। तो उसके बाद जो सचिन है वह भी अपनी आंखों में आंसू ले आया था और कहता है कि हाँ सोनम मैं ही हूँ। अब इस बात को सुनकर होना तो ये चाहिए था कि दोनों एक दूसरे के गले लग जाएं, लेकिन यहाँ पर जो सोनम है वो फिलहाल शादीशुदा है और उसका पति भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार किया करता है। तो इसी वजह से वो असमंजस में वहीं पर खड़ी रह जाती है। लेकिन तभी जो सचिन होता है वो खड़ा होता है और उसकी तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी जो सोनम है वो अपने 2 कदम पीछे हटा लेती है। कहती है कि सचिन देखो अब मैं किसी और की अमानत हूँ, इस तरह से तो मैं तुमसे नहीं मिल सकती। अब इस बात को सुनने के बाद सचिन भी अपने कदमों को रोकता है और उसके बाद पूछने लगता है कि क्यों क्या हुआ। तो वह पूरी बात बताती है। कहती है कि ऐसे ऐसे शादी हो गई और शादी के बाद अब मैं अपने पति की अमानत हूँ और उसके बाद अगर मैंने तुम्हारे साथ स्पर्श भी किया तो ये मेरे लिए बहुत ही गलत होगा, लेकिन तुम इस हालत में कैसे आ गए। तो सचिन भी अब तक की अपनी पूरी कहानी बताता है और कहता है कि तुम्हें देखने का मन था इसीलिए मैं यहाँ पर आ गया और मैंने मौका देकर यहाँ पर आ गया और मैं रोज रोज आता रहूँगा, जब भी मैं आया करूँ तो मुझे दिख जाया करना। लेकिन तभी जो सोनम है वो डर जाती है। कहती है कि अगर तुम रोज रोज आओगे तो किसी न किसी दिन कोई ना कोई हमें देख लेगा और उसके बाद मेरे पति को ये सारी बातें पता चल जाएंगी, बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। तुम ऐसा मत करो और तुम अपने मंदिर पर रहो या फिर कहीं और चले जाओ यहाँ से। लेकिन जो सचिन है वो जिद करता है, कहता है कि देखो हमने साथ रहने की कसमें खाई थी, वादे किए थे, एक साथ शादी करने की जीवन भर के वादे हमारे थे, लेकिन अब क्या हो गया, मैं तुम्हें देखे बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकता और तुम्हारे लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। इस बात को सुनने के बाद जो सोनम होती है वो कहती है कि ठीक है अगर ऐसी बात है तो तुम ऐसा करना, मैं तुम्हारे मंदिर पर ही आ जाऊंगी और वहीं पर मुझे देख लिया करना, लेकिन यहाँ पर मत आना वरना यहाँ पर गड़बड़ हो जाएगी। ऐसा कहकर जो सचिन होता है वह भी मान जाता है और सचिन वहाँ से फिलहाल तो वापस चला जाता है। लेकिन अगले दिन जो सोनम होती है वह अपनी माँ के साथ उस मंदिर पर चली जाती है क्योंकि सोमवार था और सोमवार को भोले को जल चढ़ाने के लिए वो वहाँ पर जाने लगती है। अब जैसे ही जो सोनम है वहाँ पर जाती है तो जो सचिन का गुरु था वह तो उसकी सास से बात करने लगता है। इधर जो सोनम है वो टाइम निकालकर उससे बातचीत करने लगती है। बातचीत के दौरान कई बार जो सचिन है उससे कहता है, लेकिन ऐसी बात कोई नहीं कहता है
यानी कि वैसे हालचाल के बारे में पूछता है, कैसा है, कैसी नहीं है, लेकिन ऐसी बातें नहीं कहता जैसी वो घर पर कह रहा था। और ये बात सोनम को इरिटेट सा कर देती है। वो सोचने लगती है कि मेरे घर तक आ गया, लेकिन अब मुझसे ऐसी बात नहीं कर रहा है और नॉर्मल तरीके की बात करता है। संसार सागर है, इसमें तरह तरह के लोग रहा करते हैं, ऐसी कुछ बातें उससे कर रहा था। लेकिन उसके बाद जब सोनम यहाँ से जाने लगती है तो सचिन कहता है कि आते रहना, रोज रोज जब तुम्हारा मन करे, यानी कि जब भी तुम्हें टाइम मिले जरूर से आना और मैं तुम्हें देखता रहा करूंगा। इस बात को सुनकर सोनम और भी ज्यादा कंफ्यूज हो जाती है और उसके बाद फिलहाल तो चली जाती है। लेकिन जब लगातार आती रहती है तो यहाँ पर जो सचिन होता है वो एक बार भी उससे ऐसी बातें नहीं करता कि हम लोग भागकर चल देते हैं। जबकि पहले वो कह दिया करता था, जब वो लोग प्यार किया करते थे ना, तो वो कह दिया करता था कि कोई भी परिस्थिति आई तो मैं तुम्हें भगा कर ले जाऊंगा, लेकिन हम लोग एक साथ अपना जीवन जिएंगे। धीरे धीरे इन बातों को समय बीता और समय के साथ साथ ये बातें अड़ोस पड़ोस में फैलने लगती हैं। यानी कि मंदिर पर जैसे कोई किसी व्यक्ति ने उसे बात करते हुए एक बार देखा, फिर 2 बार देखा और फिर 3 बार देख लिया। तो इसी वजह से अब इन बातों को धीरे धीरे वो लोग उसके घर तक पहुंचा देते हैं। और जैसे उसके पति को पता चलती हैं ये बातें, तो उसके बाद वह अपनी पत्नी से कहने लगता है कि देखो ना, लोग कितने पागल हैं, ऐसा ऐसा कह रहे हैं कि वो जो साधु है उसके साथ तुम्हारा कुछ ऐसा वैसा रिलेशन है। अब इस बात को सुनकर जो पत्नी सोनम होती है वह मन ही मन सोचती है और सोचने के बाद यहाँ पर अपने पति से कहने लगती है कि वो लोग गलत नहीं कह रहे हैं। तुम पूछते थे ना कि पिछले कुछ दिनों से काफी परेशान क्यों है, तो वो यही कारण था। वो लड़का मुझसे पहले प्यार किया करता था, उसके बाद मेरी शादी तुमसे करा दी गई। अब उसके बाद वो दोबारा मेरी जिंदगी में आया है, लेकिन मैं परेशान हूं कि मैं करूं तो क्या करूं। क्या उसके प्यार को एक्सेप्ट करके तुम्हें छोड़कर भाग जाऊं, जबकि तुम्हारा और मेरा जो बंधन है वो ऊपर वाले की कृपा से बंधा है। तो इसी वजह से मैं कंफ्यूज हो रही हूं। अब इस बात को सुनते पति को बहुत जोर से गुस्सा आता है और उसके बाद जब ये पूरी बात सुन लेता है तो उसके बाद अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाता है और वहां से सीधा उस मंदिर पर ले जाता है। मंदिर के अंदर फिलहाल वो जो सचिन था वो था और उसका गुरु था। वहां पर जाने के बाद वो उसका हाथ पकड़कर उसे सचिन के पास ले जाता है और वहां पर छोड़ते हुए कहने लगता है कि ये मेरी पत्नी है और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके साथ ऐसी बातें करने की। इस बात को सुनकर सचिन जो होता है वो अपना सर नीचे की तरफ कर लेता है, लेकिन तभी जो पति होता है सोनम का, उसे गुस्सा आता है और वह उस पर हाथ भी उठा देता है। अब जैसे सोनम के पति ने सचिन पर हाथ उठाया था तो सचिन बिल्कुल भी विरोध नहीं करता है और उसके बाद चुपचाप वहां पर खड़ा रहता है। इतनी देर में उसका गुरु आता है और उसके बाद कहने लगता है कि भाई तुम इस तरह से इसे क्यों मार रहे हो। तो यहाँ पर गुरु को वो पूरी कहानी बताता है और जब इस पूरी कहानी को गुरु सुन लेता है तो उससे पूछता है क्या सच में ही ऐसा है। तो उसके बाद जो सचिन है वो कहता है कि हाँ बाबा, था तो ऐसा ही, लेकिन अब मेरी सबसे बड़ी गुरु ये बन गई है जिससे मैंने कभी प्यार किया था और अब इस प्यार को छोड़कर ऊपर वाले से प्रेम करना चाहता हूं और अपनी जिंदगी को वैराग्य में ही जीना चाहता हूं। बस इसे देखने का मन किया करता था क्योंकि ये मेरी गुरु बन गई थी, तो गुरु के नाते मैं इसे देखना चाहता था। जो गुरु जी होते हैं वो पूछने लगते हैं कि वो कैसे। और यहाँ पर जो सचिन का प्रेमिका का पति जो होता है वो भी इस बात को सुनकर जानना चाहता है कि ऐसा क्यों कह रहा है। तो उसके बाद सचिन बताता है कि हाँ, मैं मानता हूं कि मैं इससे प्यार किया करता था और इसके लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर सकता था, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां कुछ ऐसी हो गई कि मैं साधु बन गया और मैंने वैराग्य का रास्ता चुनना सही समझा। लेकिन उसके बाद जब दोबारा से मुझे पता चला तो यहाँ पर मैं इससे मिलने आया था और यहाँ तक कि ये सोच कर आया था कि अगर आज भी वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार होगी तो उसे अपने साथ ले जाऊंगा और हम दोनों एक साथ जीवन जिएंगे। लेकिन जब मैं इसे मिलने के लिए अकेले उस घर में पहुंचा और उसके बाद इसके जो कदम पीछे हटे तो उसके बाद मुझे पता चल जाता है कि ये मुझसे प्यार तो किया करती है, लेकिन अपनी भावनाओं में बंधी हुई है। जो इसका पति है वो भी अच्छा है, तो अपने पति के लिए ये ऐसा नहीं कर सकती। तो उसके बाद मैं वहां से वापस आ जाता हूं और उसके बाद जब मैं इस बात पर गहन मंथन करता हूं तो सोचता हूं कि संसार की जो मोह माया है वो क्षणिक है और ऊपर वाले से अगर लगाव हो गया तो वो अपनी जिंदगी को या जन्म जन्मों को बदल सकता है। तो इसीलिए अब मैं वैराग्य से अपना नाता जोड़ चुका हूं और अगर आप लोगों को दिक्कत है तो मैं यहां से भी चला जाऊंगा, लेकिन अब मैं वैरागी रहूंगा। यहां पर तो रहने का केवल यही कारण था कि ताकि मैं इन्हें बार बार देख सकूं, क्योंकि इन्होंने मुझे सिखाया है कि ऊपर वाले से प्रेम करना चाहिए जो कभी बदलता नहीं है, क्योंकि इसका प्रेम जो मेरे लिए था वो बदल चुका था अब जब तुम इसकी जिंदगी में आ गए थे। ये सारी बातें जब सचिन उसके पति के सामने खोल कर रख देता है तो पति को अपनी गलती का एहसास होता है और उसके बाद वह सचिन से माफ़ी मांगने लगता है। कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। क्योंकि यहाँ पर जो लड़की सोनम होती है उसने भी यही बताया था कि उसने एक बार भी मुझसे ऐसी बात नहीं की है और मुझे छुआ तक भी नहीं है, हमारे बीच में कुछ भी नहीं हुआ है। अब यही बात जब ये कह रहा था तो ये बात सत्यापित हो गई थी कि ये दोनों प्यार तो किया करते थे, लेकिन शादी के बाद उसकी पत्नी ने उसे धोखा नहीं दिया है।
है, ना ही शादी के पहले उनके बीच में ऐसा वैसा कुछ हुआ था। तो इसी वजह से यहाँ पर वह उनके सामने हाथ जोड़ता है और कहता है कि माफ़ कर देना, मैंने आप पर हाथ उठाया। उसके बाद जो सचिन है वो कहता है कि कोई बात नहीं, यहाँ पर रहूँगा तो तुम्हारी बदनामी हो सकती है, इसीलिए मैं दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली में रहूँगा, अगर कभी मेरा मन करे तो यहाँ पर मैं आ सकता हूँ, क्या उस समय तुम इसे लेकर आ सकते हो, क्योंकि मैं गुरु की तरह इसे देखना चाहता हूँ। इस बात को सुनकर जो सोनम का पति होता है वो भी कहता है कि बिल्कुल कोई भी दिक्कत नहीं है, और अगर आप चाहो तो यहीं पर रह लो, मैं अपनी पत्नी को भेज दिया करूँगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर वो कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। और उसके बाद वो ऐसा ही करता है, उस जगह को छोड़कर अपनी वैराग्य की मस्ती में मस्त होकर जो सचिन है वो दिल्ली वाले आश्रम पर चला जाता है और वहाँ पर अपने जो गुरुजी होता है उसको पूरी बात बताकर उसके साथ ही अच्छी तरह से रहने लगता है। कहता है कि गुरुजी, आज के बाद मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा और यहीं पर मैं रहूँगा। फिलहाल वो वहीं पर रहा करता है, लेकिन चूंकि सोनम को पता था और सोनम के पति को भी पता था, तो उसका जो पति है वो कभी कभी अपनी पत्नी को लेकर दिल्ली वाले उस आश्रम पर चला जाया करता है और वहाँ पर वो लोग उससे ज्ञान अर्जित किया करते हैं। यानी कि अब तक जो सचिन है वो खुद भी एक गुरु बन चुका है। ये कहानी हमें सचिन ने ही भेजी है, भले ही उनका नाम बदल दिया गया है, जगह के नाम बदल दिए गए हैं, लेकिन कहानी एज इट इज ऐसी है जैसी उन्होंने बताई है। ये सब कुछ उनके साथ हुआ था, उनके जीवन में हुआ था। हाँ, इसका रिकॉर्ड इसलिए नहीं मिल सकता क्योंकि ये बात उजागर ज़्यादा नहीं हुई थी। उसके गाँव में तो पता है, सोनम और सचिन के गाँव में तो, लेकिन उसके बाद ये बात और जगह का कहीं उजागर इस तरह से नहीं हुई है। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छी वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।